आप सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को स्नेहपूर्ण जो है नमस्कार। और इस नमस्कार के साथ आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का शीर्षक जो है कुछ नहीं है। आज एक कमेंट जो है अभी हमने पढ़ा, तो एक व्यूअर ने एक अच्छा सा कमेंट किया हुआ है। और कमेंट क्या है कि मैंने जो कल आपके साथ ये परसों जो वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने एक बात बोली थी आपके साथ कि भाई 1000 से 4000 पॉइंट तक बैंक निफ्टी गिर सकता है। तो उस व्यूअर ने सवाल कहा है कि सर आपने क्या व्यूअर्स को बियर की जगह गधा समझ रखा है क्या? तो मैं अपने प्यारे व्यूअर को यही कहना चाहूँगा कि नहीं, देखिएगा, मैंने गधा बिल्कुल नहीं समझा है। मैं आपको एक इंसान समझता हूँ, और ना मैं आपको बियर समझता हूँ, ना मैं आपको बुल समझता हूँ। मैं आपको एक इंसान समझता हूँ। बुल और बियर तो एक सांकेतिक जो है पोजीशंस के हिसाब से जो ट्रेडर्स हैं उस लिए हम बात करते हैं। तो वास्तव में तो हम सब लोग इंसान हैं, और आजकल मशीनें काम करती हैं। एल्गो ट्रेड्स आप लोग जानते हैं कि काम होते हैं, और इसीलिए हमने जो 2020 में जो गिरावट देखी थी ना, मैं उसका आपको किस्सा सुनाता हूँ। बहुत सारे किस्से ऐसे मिल जाएंगे आपको। आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं उनसे बात करिएगा। हमारे एक जो है मतलब मित्र के मित्र थे, क्योंकि हमारे मित्र ने जो घटना बताई, तो उन्होंने ये बताया कि सर जो है पोजीशन जो है ना, हमारे एक फ्रेंड ने ना बढ़िया शेयर्स में ले रखी थी और बहुत ही ज़्यादा बुलिश थे, और बाजार अच्छा चल रहा था। तो उनके पास तकरीबन 1 करोड़ रुपए के शेयर्स थे अपने खुद। और फिर उनको किसी ने बताया कि भाई आपको ना मार्जिन फंडिंग भी मिल सकती है। ब्रोकर का फ़ोन आया कि सर आप 1 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है, इसी 1 करोड़ के ऊपर तो हम आपको 60 लाख से 70 लाख रुपए का हम लीवरेज भी दे देंगे। और वो बहुत बुलिश थे। तो उन्होंने कहा नहीं, देखिएगा, मुझे अभी तो नहीं लेना। और साथ साथ उनको जो क्रेडिट कार्ड था वहाँ से भी 5-7 लाख रुपए का और जो है जंबो टाइप लोन मिल गया। जंबो, इंस्टा जंबो जो HDFC बैंक में बड़े पॉपुलर लोन्स हैं, तो वो लोन भी मिल गए। उन्होंने कहा नहीं जी, अभी नहीं लेता। लेकिन बार बार फ़ोन आने से, ब्रोकर का फ़ोन बार बार आने से, खुद आप एक जबरदस्त तरीके से बुल है कि भाई बाजार तो बहुत बढ़िया तेज़ी करेगा। तो उन्होंने 2019 के अंत से, अक्टूबर नवंबर से, उसमें से कुछ पैसा मार्जिन फंडिंग से शेयर्स खरीदने शुरू किए, और उनको काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, प्रॉफिट भी आ रहे थे, ट्रेड भी कर रहे थे। तो जब बाजार मार्च में गिरने शुरू हुए, तकरीबन 14-15 तारीख से ही बाजार गिरने शुरू हो गए थे, तो उन्होंने उस पूरी की पूरी लिमिट को लगभग यूज़ कर लिया था 17-18 तारीख तक। और उसके बाद उन्होंने जो लोन थे वो भी यूज़ कर लिए। अब उनका जो पोर्टफोलियो था, क्योंकि कुछ पोर्टफोलियो गिर भी गया था उस समय पर, तो उनके पास तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख का माल था बाजार जब गिरने से जस्ट पहले। मतलब आप 14-15 तारीख को देखेंगे तो 1 करोड़ 70 लाख के आसपास का उनका सामान था। लेकिन अगले 5-6 दिन के अंदर ही उनके कुछ शेयर्स बहुत बुरी तरीके से गिरे, और कुछ शेयर्स 40-40, 50-50% गिरे। और उस दौर में आपको पता है, और जब 23 तारीख आई तो उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू थी तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए। और उसी समय पर ब्रोकर ने कहा देखिएगा, जिसमें से ये फालतू शेयर हैं, इन पे हम अपना मार्जिन्स हटा रहे हैं और हम मार्जिन्स नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बाजार जिस तरीके से गिर रहा है हमारे तो पैसे ही डूब जाएंगे, आपका पोर्टफोलियो तो रोज गिर रहा है। और ब्रोकर्स ने, एक ब्रोकर ने नहीं, मोस्टली आप जो मतलब सेकंड कैटेगरी के जो ब्रोकर्स हैं, 90% ब्रोकर्स ने मार्जिन फंडिंग हटा दी। जिसके बाद देखिएगा सेबी ने भी जो है रूल बदलाव किए कि मार्जिन फंडिंग आप प्लेस कैसे करेंगे, अनप्लेस करेंगे। तो पहले ब्रोकर के फ्रंट पे होता था, कोई आपको कुछ नहीं करना, आपने खरीदना MTF में माल ले लीजिए। और उसके बाद जब वो बाजार गिरा और उनके शेयर्स ऑफलोड कर दिए गए अपने जो भी पैसे उनको वसूल करने के लिए, तो 1 करोड़ 20 लाख में से अगर आप अपने 60 लाख वसूल करने जाओगे तो आपका पोर्टफोलियो कितना रह जाएगा? 40 लाख रुपए का। तो मार्जिन फंडिंग से क्या हुआ कि आपके शेयर्स हो गए, और वो शेयर्स जो बिकने के बाद उनका पोर्टफोलियो था वो था 35 लाख रुपए, जबकि अपने पैसे पे कितना था? 1 करोड़ रुपए। तो कुल मिलाकर वो गिरता भी तो कितना होता? 20 लाख गिर जाता, 30 लाख गिर जाता, लेकिन दोबारा चढ़ जाता। तो मार्जिन फंडिंग ने क्या किया?
पूरे पोजीशंस को ख़त्म कर दिया, जिसको हम बोलते हैं लीवरेज। लीवरेज अच्छी भी चीज़ है, मैं ये नहीं कहता लीवरेज नहीं लेनी चाहिए, लीवरेज अच्छी चीज़ है, बट अगर सही तरीके से आप उसको इस्तेमाल करना जानते हो। उससे संबंधित कभी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि अच्छे लीवरेज आप कहाँ से ले सकते हैं, कौन सी कंपनी कम रेट पे आपको लीवरेज देती है, अच्छे ब्रोकर्स कैसे लीवरेज ले सकते हैं वहाँ पे, किस तरीके से, वो चर्चा भी हम आपके साथ करेंगे। बट आज की जो चर्चा है वो मैं 2020 के ऊपर नहीं कर रहा। 2020 तो आप सबने देखा है, और 2020 आप सबने देखा है तो 2020 आपको सबको पता भी है कि क्या हुआ था। उसके बाद बाजार ऊपर की तरफ चले। मैं आपको लेकर चलता हूँ 2007 के अंदर। आप ये जो स्क्रीन पर जो एरो देख रहे हैं यहाँ पे, ये समय था 20/8/2007, यानी कि 20 अगस्त 2007। अब 20 अगस्त 2007 से ये जो बाजार चला, ये बड़ी तेजी करी और एक तरफा सारी ग्रीन कैंडल है, एक दो को छोड़ के, और 15/10/2007 तक, यानी कि तकरीबन 2 महीने बाजार बिल्कुल एक दो छोटी रेड कैंडल्स हैं, बाकी बाजार बड़ी तेजी में रहा। और तेजी का आलम यह था कि बाजार 4000, मैं निफ्टी की बात करूं, 4093 पे था, 4093 पे था, जो 5670 पे पहुंच गया। मान लीजिएगा आप 40,000 का बाजार है तो 40,000 का बाजार 56,000 पे पहुंच जाए, क्योंकि बड़ी फिगर से आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 10,000 का बाजार तकरीबन जो है 40% 35% चल जाए, यानी कि 13,500 रुपये। उसके बाद एक फॉल आता है, 4 कैंडल 5 कैंडल रेड बनती है। उसके बाद बाजार दोबारा से बड़ी तेजी के साथ चलते हैं, फिर थोड़ी सी रेड कैंडल आती हैं, फिर ग्रीन आती है, फिर रेड आती है, और फिर एक अच्छी तेजी होती है और बाजार 6130 तक चला जाता है। और अब वो समय आता है जो कि है जनवरी का महीना 8/1/2008, जहाँ पे बाजार लगभग टॉप बनाता है। टॉप बनता है पहले दिन, अगले दिन फिर रेड कैंडल आती है, थोड़ा सा नीचे क्लोज करता है बाजार, फिर एक अच्छी जो है कैंडल बनती है यहाँ पर भी, और बाजार 6334 के हाई लगाता है। उससे पहले बाजार 6353 के हाई लगाता है, उसके बाद 6341 के, और ये कैंडल सब 6300 के ऊपर थी। उसके बाद ये जो तीसरी कैंडल है रेड आती है। ये तीसरी रेड कैंडल के बाद क्या होता है कि 2 कंसोल, ये मेरे को देखो पूरा तो इतना पक्का तो याद नहीं, पर मुझे वो तारीख याद है, क्योंकि हम उस समय भी ट्रेड करते थे और हमारी FNO में भी पोजीशंस थी, और हमें भी नुकसान हुआ था उस समय पर, नो डाउट अच्छा नुकसान हुआ था। और उस समय के जो नुकसान लिए लोग हैं वो आज तक उबर नहीं पाए, बाजार छोड़ के चले गए। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो 2008 की मार जब उन्होंने खाई थी उसके बाद वो बाजार में आए ही नहीं आज तक। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, और उनके शेयर्स भी ऐसे हैं जो आज तक, मतलब जो शेयर्स चलते थे ना उस समय, उनमें से 90% शेयर गायब ही हैं बाजार में से, जो चलने वाले, जो ट्रेडिंग में रहते थे, जो ट्रेडर्स के पसंदीदा थे। कुछ तो मैं ही बताया था आपको, GMR GV, मतलब GMR 300-400 रुपये होता था, तो अब आज मेरे ख्याल से इतने सालों के बाद भी 30-40 रुपये होगा। GV ख़त्म ही हो गया, 2-3 रुपये का होगा शेयर, उसका एयरपोर्ट भी अदानी जी ने ले लिया। IVRCL इंफ्रा, नाम भी नहीं सुना होगा आपने, डिलिस्ट हो गई, ख़त्म, 500 रुपये में शेयर चलता था। गैमोन इंफ्रा, गैमोन इंडिया, राइट। उसके बाद मैंने आपको IVRCL, तो IVRCL की 2 कंपनी थी, IVRCL एक हाउसिंग में थी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर में, दोनों ख़त्म। उसका GV मैंने आपको बताई। उसका यूनिटेक का शेयर 500 रुपये होता था, आजकल देख लेना अब 10-20 रुपये होगा कहीं, मैंने तो आजकल देखा नहीं है। तो वो शेयर इतने सालों के बाद भी नहीं आया। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी सबसे ज़्यादा, पावर कंपनी बहुत बुरे तरीके से ख़त्म हुई। उसके बाद बहुत सारी कंपनी आज भी आप NCLT में सुनते हैं, इलेक्ट्रो स्टील जो भी वेदांता वालों ने ली थी, तो बहुत सारी कंपनियां मतलब तबाह हुई इस गिरावट के बाद। अब मैं उस गिरावट को लेके चलता हूँ आपको। अब ये जो गिरावट हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे फियर थे 2। एक था कि US के अंदर रिसेशन आएगी, जो अभी भी वर्तमान में है, लेकिन उस समय पर मंदी दूसरे कारणों से थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे थे, मंदी आ रही थी। अब क्या कि महंगाई भी है और मंदी भी है, तो इस बार सिचुएशन थोड़ी सी डाइसी है कि सरकार कुछ कर नहीं सकती कि भाई वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके मैनेज कर लिया। दूसरा था गोल्डमैन सैक लेमन ब्रदर्स। उस समय पर लेमन ब्रदर्स, जैसे आज की डेट में गोल्डमैन सैक काम करते हैं, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट बैंकर थे।
लेमन ब्रदर्स, उन्होंने वर्ल्ड में पूरी फंडिंग कर रखी थी और वहाँ की जो यूएस के अंदर भी जो है उन्होंने हाउसिंग लोन दे रखे थे और लोगों ने हाउसिंग लोन का डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया था, तो जो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू थी वो बहुत तेज़ी से नीचे गिर गई थी, तो उनको बहुत बड़े डिफॉल्ट हुए थे और वो इंसॉल्वेंट हो गए थे। फिर उन्होंने अपनी वर्ल्ड वाइड जो इन्वेस्टमेंट थी, जो इक्विटी थी, वो सेल की थी। अब यहाँ पर जो गिरावट आई थी वो किस तरीके की थी देखिएगा। मैंने एक पैटर्न की बात की थी, किल ऑफ डेथ या डेथ ऑफ किल बोल सकते हैं आप। किल ऑफ डेथ पैटर्न में भी सिमिलर पैटर्न बनता है ऐसे ही, और ये जो पैटर्न बना था ना यहाँ पर, अब ये देखिएगा, मुझे याद है ये तारीख 15/1/2008, बाजार गिरा। ये यार, ये जो इतनी तेजी करके आया ना, आप सोच के चलिए कि जो 6 महीने में बाजार 4000 से 6000 हो गया, 50% बढ़ गया। मान लीजिएगा, आप ये सोच के चलिएगा कि बाजार अभी जो गिरे थे 15000 से अगर 22,500 हो जाते तो आपके अंदर कितनी बुलिशनेस होती। मतलब 15000 से बाजार चला, हम तो भी 18000 से वापस हो गए, अगर 22,500 पे होते तो क्या बुलिशनेस होती। लेकिन बाजार ने वही बुलिशनेस इस बार पैदा कर रखी है, क्योंकि 2020 के बाद बाजार ने जो भी करेक्शन किया उसके बाद बाजार ने उठ के जो है एक नया ही लेवल टच करने की कोशिश की और बैंक निफ्टी ने तो नया हाई लगाई दिया। अब इसके बाद देखिएगा ह्यूमन साइकोलॉजी की जो मैं बात कर रहा था पिछली वीडियो में भी, तो अब ये जो तेजी के बाद ये जो गिरावट हुई शुरू, तो पहली कैंडल में क्या व्यू बना, अरे बाजार गिर रहा है, उठाओ यार माल। हर बार बाजार गिरता है, उठ जाता है। देखो यहाँ पे 4 कैंडल बनी थी, फिर ग्रीन हुआ, 4 कैंडल बनी थी, फिर ग्रीन हुआ, 4 कैंडल बनी थी, फिर ग्रीन हुआ। तो बाजार बताया यार देख दो, अभी तो दूसरी कैंडल है, फिर तीसरी कैंडल गिरी, फिर चौथी कैंडल। तो इस चौथी कैंडल पे क्या हुआ ये देखिएगा, मेजर सपोर्ट भी थी। अभी भी चार्ट पे ना कुछ ऐसी सपोर्ट आ रही है जो मैं आज आपको दिखा रहा था, 38,000 बैंक निफ्टी की। अब ध्यान से समझिएगा, अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखिएगा जो मैं भी पिछली वीडियो में बनाया है, तो 38,000 पे मेजरली ऐसी सपोर्ट आ रही है। तो जो मैंने व्यू दिया है, आपको बताया, मैंने कहा कि बैंक निफ्टी 1000 से 4000 पॉइंट गिर सकता है। मैं अपनी बात बता रहा हूं आपको। ये जो व्यू है मेरा, वो सिमिलरली, क्योंकि साइकोलॉजी सेम होती है, चार्ट बदल जाएंगे, चार्ट सेम तो कभी बनेंगे नहीं, लेकिन ये जो साइकोलॉजी है कि यहां पर अगर बाजार कल गिरे, मैं भी ये बात मान रहा हूं, मैंने भी अभी यही बोला कि 38,000 से बाउंस बैक करना चाहिए। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि 38,000 से बाउंस करना चाहिए। बाजार 39,500 पे बंद हुआ है, 38,100, 38,200, 38,300। तो मेरी पहली बात, 1000 से 4000 पॉइंट, तो 1000 पॉइंट तो मैं इसलिए बोल रहा हूं। अब 1000 से बाउंस होके बाजार 2-4 दिन बाद गिरे, वो अलग बात है, लेकिन मेरे दिमाग में दूसरी प्रोबेबिलिटी भी है, क्योंकि बाजार में इस तरीके की बुलिशनेस के बाद, जिस तरीके की अभी बुलिशनेस है, उसका चार्ट से ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन एक ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेशन है उसका, कि अगर यहां पर बाजार कल गिरेगा तो मोस्टली ट्रेडर क्या करेंगे कि भाई 38,000 बाजार आ गया, अब बाजार यहां से बाउंस बैक करेगा, क्योंकि एक जबरदस्त कंसोलिडेशन एरिया से बाजार चलेंगे। लेकिन इंटरनेशनल मूड माहौल क्या है, बाजार में इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, इंडिया को छोड़िए भैया, पैसा तो विदेशों से ही आया हुआ अभी भी, और इंस्टीट्यूशन बेचने पे आएंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को देखिए, डॉलर इंडेक्स मजबूत है, सब कुछ जो है एडवर्स चल रहा है हमारे लिए। एक चीज अच्छी चल रही है, क्रूड ऑयल। भाई क्रूड ऑयल को क्या करोगे, जब मंदी हो जाएगी क्रूड ऑयल को खरीदेगा कौन। तो बात ही आप समझिएगा। और मैंने कहा कि रिसेशन में क्या होती है भैया, जॉब जाती हैं, कंपनियां बंद होती हैं, लोन डिफॉल्ट होते हैं, बैंकों का पैसा मरता है, इंटरनेशनल बैंक डिफॉल्ट होते हैं। हमारे पास ऐसी हाल की स्थिति नहीं होती इंडिया में, लेकिन उसका असर क्या होता है, वो जो ग्लोबली सारी इकोनॉमी जुड़ी हुई है, वहाँ से सेल ऑफ आता है ना, एक कंट्री दूसरे के साथ जो है रिलेशन रखती है, तो जब उसको समस्या आएगी तो अपना माल तो बेचने के लिए आएगी ना। और उस समय पर ये जो मौकाप्रस्त लोग हैं, वो ये देखते हैं कि हमारी पोजीशन कैसी बनी हुई है। उनको बाजार पूरा बेचना नहीं है, लेकिन उनको पता है कि बाजार को इतना ठोको कि लोगों के हाथ से माल निकालना है, फिर चाहे हम चला लेंगे दोबारा बाजार को, बाजार तो दोबारा चल जाएंगे। और यही अभी तक होता रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार बाजार को ठोकने के बाद बाजार 1.5-2 महीने के लिए, और हो सकता है कि 6 महीने के लिए भी मंदा हो सकता है, क्योंकि हमारे कोई रिजल्ट इतने खास तो है नहीं, या कंपनी की वैल्यूएशंस बहुत मतलब रीजनेबली आपको शेयर्स मिल रहे हो, ना स्मॉल कैप सस्ता मिल रहा, ना मिड कैप सस्ता मिल रहा, चुनिंदा शेयर्स हैं, हमें जो वैल्यूएशन वाइज ठीक लग रहे हैं, बात अलग है। आपको 100, 150, 200 शेयर से ज़्यादा भाई साहब आपको वैल्यूएशन वाइज कोई शेयर नहीं मिलेंगे ढंग से, आप ढूंढने जाओगे तो अब अगर बाजार यहां से, जो मेरी पहली प्रोबेबिलिटी है कि भाई 38,000 से बाउंस करना चाहिए, 38,100, 38,200 जहां से, लेकिन अगर ये प्रोबेबिलिटी फेल हो गई, मान लीजिए कि हम सोमवार को यहां खुले
ध्यान से समझिएगा। डाउ जोन्स अभी नीचे बंद हुआ है, बाकी सारी कंडीशन एडवर्स हो रही हैं, और अगर कोई भी बैड न्यूज रात को आ जाती है, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को डॉलर इंडेक्स 115 चला जाता है, 120 चला जाता है, यूएस के बाजार और गिर जाते हैं, ठीक है, बाकी एशियन मार्केट में, यूरोप में सेल ऑफ हो जाता है। उस स्थिति के अंदर जो मेरी 1000 वाली पॉइंट वाली बात थी कि 1000 से 4000 तक बाजार गिर सकता है, तो सेकंड पार्ट एक्टिव हो जाएगा। ये थी 21 जनवरी 2008। देखिएगा जितनी भी गिरावट हुई है ना बाजारों में, जितनी भी गिरावट, चाहे 2020 की थी, चाहे 2015-16 के आसपास एक गिरावट हुई थी, इन सारी गिरावट में एक चीज अच्छी थी, सारी गिरावट में एक चीज अच्छी थी, ये सब मंथली एक्सपायरी वाले वीक में थी। यानी कि जब आप मंथली एक्सपायरी पे जा रहे थे, यानी कि जो पूरे महीने के, 2 महीनों के, 3 महीने के आपने सौदे बना रखे थे, तब थे आप, और उस समय पर आप निकलने नहीं दोगे। तो जो माइंड सेट है, क्योंकि उस समय पोजीशंस बड़ी हैवी होती हैं, मंथली एक्सपायरी पूरे महीने की है, अभी तो खाली इंडेक्स की पोजीशंस है, सारे शेयर्स की पोजीशन कहाँ पे है? शेयर्स की पोजीशन तो महीने के हिसाब की बनी हुई है, शेयर्स के वीकली सेटलमेंट थोड़ी ना होती। तो ये जो बड़े प्लेयर हैं ये हरामीपंती करते हैं, मैं यही बोलूँगा सीधी बात। और ये हरामीपंती क्या करते हैं कि उस स्थिति में देखिएगा, अब हम अगर हम सिमिलरली देखें इस बार, तो हमारी जो कैंडल्स बनी हुई हैं, अगर हम बैंक निफ्टी की भी कैंडल्स अगर मैं खोलता हूँ, यहाँ पर हमारी चलिए इसको बाद में खोलता हूँ क्योंकि एक्चुअली स्क्रीन एडजस्ट कर रखी है अभी। तो अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो कैंडल है ये 21 तारीख वाली, यहाँ तक हम बाजार केवल और केवल 10% टूटे थे, यानी कि 18,000 का बाजार टूटकर 16,200 आ जाए, यहाँ तक ये स्थिति हुई थी, जहाँ से हम बाउंस बैक की उम्मीद कर रहे हैं। अभी तो हम 17,300 पे चल रहे हैं, 200 पे। मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी भी हम 41,800 के आसपास के थे, वहां से 39 पे आए, केवल और केवल 5% के आसपास ही टूटे हैं। यानी कि अगर ये स्थिति आती है और इस तरीके से, जो मेरी 1000 पॉइंट वाली बात है, उसके बाद अगर इंटरनेशनल माहौल खराब हो गया, सोमवार की शाम को एडवर्स डेटा आने शुरू हुए, और आज की डेट में एल्गोज लगे होते हैं। एल्गोज में एक सबसे खास बात क्या है कि पहले वो अपना जो माल बेचना शुरू करते हैं वो तो है ही, जो तेजी वाले एल्गोज हैं उनके जब स्टॉप लॉस कटते हैं तो पहले वो अपना माल बेचते हैं जो खरीदा हुआ माल है, और उसके बाद फिर शॉर्ट सेल करते हैं, यानी कि पोजीशंस एफएनओ में डबल बना लेते हैं। पहले अपनी तेजी को मंदी में करते हैं, फिर मंदी को भी जो है और तेज कर देते हैं, और उसके बाद जो सेलिंग होती है वो बड़ी शार्प होती है। तो आप ये समझिएगा कि अगली जो कैंडल बनती है 21 तारीख की, वो बनती है 5,702 से, लो लगाती है बाजार 4,987 का, और बंद होता है 5,210 पे। यहाँ तक भी ठीक था। ये 21 तारीख 2008 के अंदर ऐसा हुआ। चलिए यहाँ तक भाई साहब लोगों की चीथड़े उड़ गए थे, क्योंकि जो लोग तेजी कर रहे थे उनकी तेजी की पोजीशंस बहुत तेजी से गिर रही थी। बाजार जब यहाँ पर शेयर के प्राइस थे सेम लेवल पे, ये 10वें महीने अक्टूबर 2007 में, तो यहाँ पर वो सेम प्राइस नहीं थे। स्मॉल कैप और मिड कैप के जो प्राइस थे वो यहाँ प्राइस थे उनके भी आधे थे जो प्राइस 10 तारीख में थे। इंडेक्स तो मैनेज कर रहा था, और इंडेक्स भी केवल और केवल 15% गिरा था। फिर आती है अगले दिन की सुबह, और अगले दिन की सुबह आती है 22 तारीख को। ये जो है 22 तारीख को बाजार जो है गैप डाउन खुलते हैं, ऊपर की कोशिश होती है, और गैप डाउन खुलने के लिए बाजार जाते हैं नीचे तक, और 4,476। आप ये समझिएगा कि अगर 6,000 का बाजार है, 4,465 आ गया, तकरीबन अगर 30% अगर हम लगाएं, चलो हम 25 ही लगाते हैं, तो 25% बाजार गिर जाए तो क्या होगा? 18,000 का बाजार जो अभी टॉप पे है, 18,000 से 30% गिर जाए, 5400 पॉइंट। आप कल्पना करिए क्या होगा, किसी के सौदे बचेंगे क्या? और जिनके बच भी रहे होंगे उनका भाई साहब माइंड सेट क्या बदल जाएगा। तो मुझे जो रिस्क है वो ये वाला भी है। तो मैंने जो बात आपको बोली है वो इसलिए बोली है कि 1000 पॉइंट से 4000 पॉइंट, अगर ये वाली चीज भी एक्टिव हो गई, और उसकी भी संभावना है,
मुझे लगता है कि 40% संभावना है, 40 का 50% संभावना है कि ये भी एक्टिव हो सकता है। रीज़न क्या है? क्योंकि हम 2023-20 के अंदर भी जब हमें 23 मार्च का जब सबसे बड़ा पोल देखा तब भी हम मंथली एक्सपायरी के आसपास थे। 2015-16 में भी जब गिरावट आई थी तब भी हम मंथली एक्सपायरी के आसपास थे। अभी जो 2008 में गिरावट आई थी तब भी मंथली एक्सपायरी के आसपास है। और रीज़न ये है कि अब डिलीवरी बेस है, जब वो सेलिंग आएगी तो जितने लोगों ने अपनी पोजीशन ले रखी है उसका कैश लाना पड़ेगा, लाओ भाई शेयर्स खरीदने के लिए पैसा लाओ। तो ये बड़े रीज़न है। और असली बात क्या है कि वहाँ पर भी वैल्यूशन स्ट्रेच थी और वैल्यूशन से यहाँ भी स्ट्रेच है। अगली बात क्या है, वहाँ पे भी रिसेशन का फियर था, यहाँ पर भी रिसेशन का फियर है। वहाँ पर भी इकोनॉमिकल रिस्क है, यहाँ पर भी इकोनॉमिकल रिस्क है। तो रिस्क का नेचर बेशक से अलग है, तो बट मार्केट ने रिएक्ट कर दिया। यहाँ पर भी क्या था, ये देखिए यहाँ से जब ये बाजार चला था, मैं आपको बताऊँ ये 5700 से 6300 तक, जब यहाँ से यहाँ बाजार चला था यूएस के बाजार गिर गए थे। यूएस के बाजार 8 से 10% करेक्ट हो गए थे इस पीरियड में, जिस पीरियड में हम 8 से 10% प्लस हुए हैं। ये भी सिमिलरिटी है इस बार कि डाउ जोन्स ऊपरी लेवल से तकरीबन 6-7% गिर चुका है, लेकिन हम तकरीबन 10-12% ऊपर गए हैं। तो अब ये वाली भी सिमिलरिटी आ रही है, जिसको हम डीकपलिंग थ्योरी बोलते हैं कि भाई वर्ल्ड के बाजार गिरे और हम चले तो हम डीकपल कर रहे हैं, वो सिचुएशन भी है। तो मैंने ये पीरियड भी देखा है, तो मुझे ये वाला फियर भी, अगर ये वाला फियर एग्जीक्यूट होता है तो 1000 के साथ जो मैंने 4000 वाला पॉइंट बोला वो भी एक्टिवेट हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 4000 ही गिरेगा, मैंने बोला है 1000 से 4000 पॉइंट तक गिर सकता है। तो ये बात आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गई। और उसके बाद देखिएगा बाजार यहाँ से फिर इसी पीरियड के अंदर रहे, ये नहीं रहा। अगर आप ये भी पीरियड देखेंगे तो 5वें-6ठे महीने तक बाजार यहीं घूमते रहे और फिर ये जो हाई तोड़ने में बहुत समय लगा बाजार को। तो ये बात बाजार में होती है। तो बाजार की हिस्ट्री जो है हमें पता होनी चाहिए। और जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है या इतिहास को अगर बिल्कुल नेगलेक्ट करेगा तो उसको आगे चल के परेशानी होगी। तो इतिहास जो है पता होना चाहिए। तो अलर्टनेस के लिए मैं ये नहीं कह रहा, फियर कर रहा हूँ कि नहीं भाई 4000 गिरेगा ही गिरेगा, नहीं, मुझे डर है कि भाई ये 1000 पॉइंट से 4000 पॉइंट गिर सकता है। आप उसको सही मायने में लेने की कोशिश करें। ये है निफ्टी बैंक का मंथली चार्ट। और ये मंथली चार्ट आप देखिएगा, ये 1/1/2008 का भाव था 10,655 और उसके बाद ये भाव था 2/3/2009 का, 2/3/2009 सॉरी, ये भाव था 3/3/2008 का। यानी कि 3 महीने बाद बाजार ने जो हाई लगाया था 10,000 का, 10,765 का, उसके बाद बाजार था 6,500, तकरीबन 35% बैंक निफ्टी टूटा था। 3 महीने के अंदर 35% बैंक निफ्टी टूटा था। यानी कि अगर आप 40,000 का लें तो 40,000 का 35% निकालेंगे आप तो तकरीबन 42,000 के लेवल से, जो 41,400 लगा है, उस लेवल से आप 30,000 पे जाके अटकते हैं। तो रीज़न मेरे बड़े सिंपल हैं। और रीज़न सिंपल इसलिए है क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि बाज़ार कुछ भी कर सकता है। बाज़ार को कभी भी अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और ये सिमिलरली आप देखिएगा हमारे बाज़ार भी, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे बाज़ार भी कुछ इसी तरीके से चले हैं, इसी तरीके से बाज़ार चले हैं। अब अगर उस कैंडल के साथ जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस की, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, अगर चौथी कैंडल आएगी तो वो कहाँ पे आएगी? 38,400, 38,300 पे। और हम फिर निश्चिंत होकर बैठ जाएं भाई अब तो बाउंस करेगा ही करेगा। तो जो मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ, मुझे 50% लगता है कि बाउंस करेगा। और अगर वो 50% नहीं हुआ, पूरा इंटरनेशनल माहौल ख़राब हुआ, तो फिर बाज़ार यहाँ तक भी आ सकता है, जो मेरे लेवल है 35,900 तक के भी। वो फिर एक वर्स्ट केस सिनेरियो है। तो वो फिर यहाँ के बाद कितना गिरेगा वो बाज़ार की मर्जी है। तो ये देखिएगा उसी तरीके से कंसोलिडेशन है जो मैंने कहा था ना। ये देखिए ये पूरा एरिया, ये कंसोलिडेशन। तो ये जब बाजार 38,000 के आसपास आएगा तो हम क्या उम्मीद करेंगे कि भाई एक बार बाउंस करना चाहिए। एक बड़ी कैंडल बाई चांस बनती है तो हमें क्या लगता है कि आज की डेट में होने को भाई कल कुल भी पॉजिटिव जाए वो बात अलग है, लेकिन जो आज की डेट में माहौल है उसको देख के हमें लगता है कि ऐसी कल अगर कैंडल बनेगी 38,000 तो उसके बाद एक बार बाउंस करे। बाउंस कर गया तो गुड एंड वेल है, और बाउंस नहीं करा तो रात भर इंतजार करिएगा कि भाई डाउ जोन्स की तरफ से या बाकी इंटरनेशनल कोई ख़राब खबर नहीं आए। अगर 38,000 पे एग्जैक्टली क्लोजिंग दे दी तो भैया मैं तो कुछ पोजीशंस लेके जाऊंगा।
वो आपको कल बताऊंगा कि अगर 38,100 पे दे दी तो दोनों साइड की पोजीशन ले जाना समझदारी है। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप तेजी की ले जाओ, कॉल खरीद के जाओ, आप पुट भी खरीद के जाओ, जो भी होगा बड़ा होगा। आपको पुट कॉल मिल जाएंगी 200, 300 रुपए में, 600 रुपए में, और बाजार चलेगा 1000 पॉइंट। तो किसी भी साइड अगर बाजार ने रिएक्ट करा तो बड़ा रिएक्ट करने की संभावना होगी। बट ये हो सकता है कि जो 100-200 रुपए वाली चीज़ें अगर बाजार इतना बड़ा फॉल देता है तो कल हमारा इंडिया विक्स भी बढ़ जाए और फिर आपको प्रीमियम भी शायद थोड़े से ज़्यादा पे करना। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पजेज़ के लिए, कोई डराने का मेरा औचित्य नहीं है। मैं आपको केवल एजुकेट कर रहा हूँ कि अच्छा भी सोच के चलना चाहिए, बट अगर बुरा होगा तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। तो मेरा जो व्यू था वो सिंपल था। 1000 से 4000 पॉइंट का क्या लॉजिक था वो मैंने आपके साथ बताया कि भाई 1000 से 4000 पॉइंट क्यों गिर सकता है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आपको लगता है कि भाई ये वीडियो ऐसी है कि काफ़ी नॉलेजेबल, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर और अच्छी लगे तो भैया अपना स्टेटस पे लगा लीजिएगा। और अच्छी लगे तो ये सारे काम करने के साथ साथ अपने फेसबुक पे या बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उन पर भी शेयर कर दीजिएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स से बताइएगा। और मेरा कोई भी इरादा आपको डराने का नहीं है, मैं केवल और केवल आपको अवगत करा रहा हूँ जो मेरे दिमाग में चल रहा है कि भाई अगर ये सिनेरियो आ गया तो कहीं 2008 वाला सिनेरियो ना आ जाए, 2023 वाला सिनेरियो ना आ जाए, 2015-16 में भी हमने इसी तरीके का फॉल देखा था, वो वाला सिनेरियो ना आ जाए। तो उन सभी सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको बोला 1000 से 4000, तो 1000 पॉइंट की गिरावट नॉर्मल केस में, और अगर 4000 की भी आ सकती है ये भी मैंने आपके साथ चर्चा की। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स से बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।